नमस्कार। जायसी पत्रिका एक बार फिर हाजिर है आपकी खिदमत में अपने मेहमान के साथ। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम फैक्टर पर। बिहार चुनावों के बाद से जितनी चर्चा असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी की हो रही है, शायद उतना नीतीश और जनता दल यूनाइटेड की नहीं हो रही है। मामला ही ऐसा है कि बिहार में महागठबंधन जिसका तकिया ही था इस बात पर कि मुस्लिम और यादव उनके साथ एकजुट रहेंगे और वो बाजी मार ले जाएंगे, लेकिन खेल बिगड़ा असदुद्दीन ओवैसी के एंट्री के बाद। मामला क्या है, मुसलमानों के लिए असदुद्दीन ओवैसी कितने मुफीद हैं या नुकसानदेह, इस पर दूसरे लोग क्या सोचते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। संजय कुमार जी। जी नमस्कार भाई साहब। ओवैसी फैक्टर आप आवाज आ देख रही रहे है? हैं। जी जी, बिल्कुल साफ आवाज आ रही। ओवैसी साहब जी। की एंट्री बिहार में हुई जिस धमाकेदार तरीके से, उन्होंने 5 सीटें भी जीती। सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि वो 6 सीटें मांग रहे थे महागठबंधन से, लेकिन रजामंदी नहीं हुई, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा महागठबंधन को। आपकी क्या राय है? देखिए, एक सवाल मैं आपसे करूंगा। 2015 2020 में कितनी सीटें थी? एआईएमएम के पास 5 सीटें थी और इस बार भी 5 सीटें हैं। ओवैसी साहब बिहार में चैलेंज ये कर रहे थे कि हमारा मुसलमान मुख्यमंत्री बने। जब आप देखेंगे, इन्होंने कहा कि दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो है मुसलमानों को अवसर नहीं देते हैं। 17% आबादी बिहार में मुसलमानों की है। अब आप देखिए कि इन्होंने, अब ओवैसी साहब पे पहले हम बात करेंगे। ओवैसी साहब पूरी तरह से सांप्रदायिक हैं। अगर वो भारत की किसी राजनीतिक पार्टी से अपेक्षा करते हैं कि उसको जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिमों का, दलितों का संतुलन बिठाना चाहिए, तो क्या दूसरी पार्टी के ऊपर ये लागू होता है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर नहीं लागू होता? उन्होंने कुल 25 उम्मीदवार उतारे और 23 उम्मीदवार मुसलमान उतारे। सामाजिक जो संतुलन है, क्या उसका दायित्व तो इनका नहीं है? क्या ये भारत में नहीं रहते हैं? भारत के संविधान को नहीं, सिर्फ दूसरे से क्यों अपेक्षा करते हैं? इनमें और दूसरी पार्टियों में, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं उतारे। आरजेडी ने जो है, तो जेडीयू ने 4 उम्मीदवार उतारे। यूनाइटेड ने 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। वहीं पर राष्ट्रीय जनता दल ने 18 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और कांग्रेस ने जो है मुस्लिम उम्मीदवार, मतलब 61 में से उन्होंने उतारे 10। तो सबने तो अच्छे, भाई कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड की बात कर रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने 28 उम्मीदवार दिए महागठबंधन के, और दूसरी पार्टियों के जो रहे, कम्युनिस्ट पार्टियों के, उनको आप छोड़ दिए, लेकिन इन्होंने, 2 पार्टियों ने 28 उम्मीद। तो कौन सा संतुलन नहीं बिगाड़ा? कौन सा संतुलन उन्होंने मुस्लिमों के लिए संजय नहीं कुमार जी, बिगाड़ा? आम तौर पे मुस्लिम समाज में ये चर्चा हो रही है कि जब 6 सीटें मांग रहे थे तो क्यों नहीं दे दी गई? 15 सीटें उन्होंने लड़ी और नुकसान पहुंचाया। सवाल इस बात का है कि महागठबंधन एआईएमएम से समझौता नहीं करे। कारण ये है कि इनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी, जो महागठबंधन की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसको फायदा पहुंचता है और ये बराबर फायदा पहुंचते हैं। इनकी पार्टी की तरफ से कोई भी बयान आ जाए, कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन एक साधारण सा आदमी, एक साधारण सा मुसलमान कोई बात कह दे तो उसके ऊपर अब तमाम सारे लोग जेल में बंद हैं और उनकी संजय जमानतें जी, नहीं हो रही हैं, उनकी चार्जशीट नहीं जा रही है। क्या बीजेपी को फायदा न पहुंचे इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं कि वो विपक्ष को वोट देते रहें? किसी मामले में विपक्ष उनके साथ खड़ा नजर नहीं आता। नहीं, ये कैसे आप कह सकते हैं? इसका कोई तथ्य होगा ना, कि बताइए ओवैसी साहब कहाँ खड़े रहते हैं? ओवैसी ओवैसी साहब का साहब
लोकसभा में वक्फ बिल के खिलाफ तकरीर करते हैं। आरजेडी तो कहीं नजर नहीं आई। कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा आरजेडी के गठबंधन का। मैं समझता हूँ नुकसान आरजेडी गठबंधन का हुआ है। देखिए ऐसा है, अब हम इस चर्चा को दूसरे परिप्रेक्ष्य में ले, हम इसको थोड़ा विस्तार में समझने की कोशिश करें। विस्तार में जब हम समझते हैं तो पहली बार तो आप ये समझ लीजिए कि इस बार विधानसभा में सिर्फ 11 मुस्लिम विधायक गए हैं, जिसमें से एक जेडीयू का है, 5 जो हैं वो आपके एआईएमएम के हैं, और आरजेडी के 1 2 3 4 आरजेडी के हैं और 2 कांग्रेस के। इनकी कहें तो हम डिटेल बता दें, लेकिन डिटेल बताने से ज्यादा बेहतर है कि हम दूसरी तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैं पीछे ले जा रहा हूं बात को कि 2025 में 11 मुस्लिम विधायक हैं, तो गिनती तो घट रही है दिन ब दिन। 19 विधायक थे 2020 में जी। इस बार 8 विधायकों का घाटा हुआ है। और वो घाटा किस कारण से हुआ, मैं आपको बता दूं कि मुस्लिमों का हित चाहने वाले ओवैसी साहब किसी को ना फायदा पहुंचावे, तो कम से कम उनकी जो प्राथमिकता है कि मुस्लिम उम्मीदवार विधानसभा में पहुंचे, उसकी सहभागिता हो विधायिका में, तो उनको ये तो ध्यान रखना चाहिए कि मुस्लिम उम्मीदवार ही पहुंच जाएं, या जो एआई मुस्लिमों से मतलब है कि अपनी पार्टी से मतलब है। नंबर 1 बात, उन्होंने कितना नुकसान किया अब आप देखिए। केवटी सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार मुरारी मोहन जीता, सेकंड नंबर पे एआईएमआईएम थी, और थर्ड नंबर पर वहां पर आरजेडी चली गई। ये बात ठीक है कि मुकाबले में बीजेपी और एआईएमएम थी, लेकिन इस तरीके से बहुत सारी ऐसी सीटें हैं। 16 उम्मीदवारों में से 11 उम्मीदवार जो हारे, वो उसमें एआईएमएम का बड़ा हस्तक्षेप था। ना तो इनका उम्मीदवार जीत पाया और न महागठबंधन का जीत पाया, वो फायदा सीधे जेडीयू को और भाजपा को हुआ। कांटी विधानसभा में जेडीयू का उम्मीदवार हार गया। आरजेडी का उम्मीदवार जो है, जेडीयू का उम्मीदवार अजीत कुमार, और आरजेडी ने उतारा था मोहम्मद इमरान को। इसी तरह आप चले जाइए गोरिया कोठी, बीजेपी का उम्मीदवार देवेश कांत जीता और आरजेडी का अनवर उल हक वो हार गया। इसी तरह समस्तीपुर आप चलते हैं तो जेडीयू के असुमेध देवी जीती, जबकि इस्लाम शाहीन आरजेडी से थे, वो सेकंड नंबर पे रहे, हार गए। एक सीट सिर्फ इसमें मिल रही है केवटी की, जिसमें एआईएमएम का उम्मीदवार जो है वो दूसरी पोजीशन पे था। लेकिन इन 11 सीटों में संजय जी, जो आप कहना चाह रहे हैं उसी की दूसरी तरफ भी तो दूसरा रुख भी तो है कि अगर महागठबंधन इनको शामिल कर लेता तो शायद ऐसा ना होता। वो सवाल आपका, और उसका जवाब ये है कि इनकी विश्वसनीयता नहीं है, और ये बराबर भारतीय जनता पार्टी को इनके कारनामों से, इनकी एक्टिविटीज से उसको फायदा मिलता है, उसको संजीवनी मिलती है। और उसका जो मुद्दा, केरल में कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है, तो बिहार में मजलिस से मिलकर लड़ने में क्या दिक्कत थी? मजलिस भी सांप्रदायिक पार्टी है। जिस तरीके से भाजपा को कहा जाता है कि वो मुस्लिम लीग सांप्रदायिक नहीं है। मुस्लिम लीग सांप्रदायिक नहीं है। अब हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, केरल की पार्टी में मुस्लिम लीग के बारे में, कि उसका कैरेक्टर क्या है। मुस्लिम लीग नाम लिख देने से कोई जरूरी नहीं है कि वो सांप्रदायिक हो जाए। लेकिन इनका अभी आप देख लीजिए कि 25 में से 23 उम्मीदवार इन्होंने मुसलमान उतारे, ये भी तो सांप्रदायिकता को बढ़ा रहे हैं। एक मुस्लिम लीग वो थी जो आजादी के पहले थी, वो सांप्रदायिक थी। लेकिन केरल की मुस्लिम लीग के बारे में मुझे अध्ययन नहीं है, तो उस बारे में मैं नहीं करूंगा। रही बात बिहार के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पर संजय जी एक बात कही कि इनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। क्यों? आखिर क्या इन्होंने, क्या ऐसी घटना घटित हुई जिससे इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कृपा पात्र हैं ये। कैसे साबित होता है?
जी कैसे ये आपको लगता है? नहीं, आप बताइए कि 2000 मतलब 11 वर्ष में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, उसने इनके खिलाफ या इनके भाई के खिलाफ या तमाम जो इन्होंने बातें बोली, उनके खिलाफ उनके बातों को मुद्दा बनाने के अलावा क्या कोई कानूनी कार्रवाई की? मुद्दा तो बनाया इनकी बातों, इनके भाई की बातों का, इनकी पार्टी के लोगों का, लेकिन उसको उनको तो मिल गया ना मसाला हिंदू मुसलमान करने का। इनके ऊपर कोई कार्रवाई की? क्यों नहीं? कितने संजय लोगों जी, के ऊपर जरा जरा जिस सी तरह बात पे बुलडोजर चल से जाता है, कार्रवाई होती है। जी जिस तरह से AIMIM जगह बना रही धीरे धीरे हिंदुस्तान की राजनीति में धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है, क्या संकेत है ये विपक्ष के लिए? एक धक्का होगा या कुछ और हो सकता है? मुस्लिम जो अपनी क़यादत की बात करते हैं, क्या वो खड़ी कर पाएंगे? होगा क्या? आपको क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, आप जिस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं, मैं उस परिप्रेक्ष्य में जवाब नहीं देता। कारण ये है कि ये सारा काम राजनीतिक पार्टियों के ऊपर हमको नहीं छोड़ना। ये देश की आवाम, देश की जनता, देश का मतदाता बहुत समझदार है। वो उसको जो पार्टी इस देश में रहेगी, फाइट में रहेगी, लोगों के लिए काम करेगी, वो अपनी विश्वसनीयता बनाएगी। ये भविष्य के गर्त में है कि कौन भारत की जनता के मस्तिष्क पर चढ़ेगा और उसका मताधिकार पाएगा, ठीक है? और वो उसका आदेश पाएगा शासन सत्ता चलाने का। हम इसको इस तरीके कहते हैं, राज करेगा कहना, तो हम राजतंत्र की तरफ फिर जा रहे हैं। तो कौन किसको नुकसान पहुंचाएगा, कौन किसको फायदा पहुंचाएगा, ये बात नहीं है। चुनाव में सबको अभ्यास करने का अधिकार है और सभी लोग अपनी अपनी तरीके से अभ्यास कर रहे हैं। हम उसको अपने तरीके से विश्लेषित कर रहे हैं, जो हमारा कर्तव्य है नागरिक का और जागरूक नागरिक का, कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की जो AIMM पार्टी है, क्या इसके भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप से जो दावा ये करती है कि हम मुसलमानों को आगे लाएंगे, उनको एम्पावर करेंगे, वो सरकार में जाएंगे तो बातें होंगी और उन्हें भी सरकार में सहभागिता मिलेगी। जो वो दावा करते हैं, उस दावे को पाने में उनकी नीयत कितनी है, वो ईमानदारी कितनी है, हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। यदि आप मुसलमानों का हित ही चाहते हैं, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या कांग्रेस ने जो मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, या तो आप प्रशांत किशोर की तरह बताते कि ये देखिए सम्राट चौधरी ने इतना करोड़ों का घोटाला किया है, वो फलाने मंत्री ने आरजेडी के और जेडीयू के और भारतीय जनता पार्टी का चोर है। आप बताते ना उसकी अयोग्यता, कि वो काबिल नहीं है, वो मुस्लिमों की जो या अपनी जो मतदाता है जो उसको वोट देंगे, वो उसका प्रतिनिधित्व करने में असफल है। या तो आप ये बताते कि ये उम्मीदवार दोषी है, भाई साहब ये उम्मीदवार दोषी है, इसको वोट मत दीजिए और इसके खिलाफ मैंने अपना उम्मीदवार खड़ा। यदि आप मुसलमानों के हितैषी हैं और ये चाहते हैं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व लोकसभा और विधानसभा में हो, तो जो भी ये मुसलमान का अच्छा उम्मीदवार है, वो किसी भी पार्टी से, आप पार्टी को मत सपोर्ट करिए। हिंदुओं के, उन्होंने हिंदू के उम्मीदवार जहां पर खड़ा किए हैं, उनके खिलाफ आप उम्मीदवार खड़ा करके उनको कमजोर करो, राजनीति पे अपना हस्तक्षेप करो। लेकिन एक अदद जब सिर्फ आप मुसलमानों की बात करते हैं, भले हम आपको सांप्रदायिक कहते हैं, चलिए आप अकेले ही मुसलमानों के हितैषी हैं, लेकिन मुसलमानों का हित आधा अधूरा हित नहीं, पूरा हित सोचिए। जो भी प्रतिनिधित्व करने विधानसभा में जा रहा है, उसको आप सपोर्ट करिए। आपने मुसलमानों की, आपकी वजह से आप राजनीति में आए हैं, अपनी जगह तलाश रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, इससे हमें कोई परहेज नहीं। लेकिन जो आप दावा करते हैं कि मुसलमानों का जो है प्रतिनिधित्व विधानसभा और लोकसभा में होना चाहिए, आपकी वजह से इस बार विधानसभा में कम से कम मतलब 8 तो विधायक कम हो गए, और यदि आपका सहकार मिलता तो संभवतः 30 से 35 विधायक होते। मुख्यमंत्री तो आप नहीं बना सकते हैं, आपको पता है, केवल जनता को बरगलाने के लिए चुनावी भाषणों में ये बातें कही जाती हैं। लेकिन यदि आप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सिर्फ इतना सहकार कर देते कि उनके मुस्लिम उम्मीदवार जीत जाएं, तो 28 उनके थे, 23 आपके थे,
25 तो आप पहुंचा ही सकते थे। तो ये आपने मुसलमानों का नुकसान किया। यदि आप सिर्फ मुसलमानों के हित की बात करते हैं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तो लोकसभा और विधानसभा में चाहते हैं, तो मेरा दृष्टिकोण यह है कि आपकी वजह से, जो हमने अभी तक अध्ययन किया, जो उनके 10-11 उम्मीदवार प्रभावित हुए, हार गए, नहीं जीत पाए चुनाव, वो शायद जीत जाते। वो आरजेडी कमजोर होगी तो आपको फायदा होगा, ये अलग बात है। लेकिन जिस बात के लिए आप चुनाव प्रचार करते हैं, जिस बात की आप देश में मुसलमानों में मांग करते हैं, तो मुसलमानों को भी ये बात मैं आपसे इस चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि मुसलमान क्या इस दृष्टिकोण से सोच सकते हैं कि इन्होंने मुसलमानों का वो जो 9, 10, 11, 12 विधायक विधानसभा बिहार में जा सकते थे मुसलमान, यदि वो AIMM की वजह से रुके, तो महागठबंधन का क्या दोष है? उन्होंने तो मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। आप यही तो कह रहे हैं, लोग प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे। तो जब वो प्रतिनिधित्व दे रहे तो आप उसमें क्यों रोड़ा अटका रहे हो भाई? आपके कहने का मतलब है कि AIMIM की एंट्री से सिर्फ महागठबंधन को नुकसान हुआ, सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को हराया। 5 सीट जो इन्होंने जीती, 5 जगह रनर मुस्लिम उम्मीदवार रहे। इन्होंने एनडीए का नुकसान कहीं नहीं किया, इसलिए विश्वसनीयता संदिग्ध है, आपको लगता है? देखिए, एक ये दृष्टिकोण है, मैं दूसरे दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि ओवैसी साहब जो वकालत करते हैं और जो मांग करते हैं कि मुसलमानों की भागीदारी सरकार में होनी चाहिए, और राजनीतिक, देखिए उनका यही क्लेम है ना, राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को पर्याप्त अवसर नहीं देती हैं, जितनी उनकी संख्या है यही तो उनका दावा है ना। उनका कहना है दरी बिछा जाता है। हाँ, उनको कहने का मतलब वो राजनीतिक, उनका जो क्लेम है वो ये है कि राजनीतिक पार्टियां, सभी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहती हैं और उनको दोयम दर्जे का नागरिक रखना चाहती हैं, वो केवल वोट दें और जिससे वो राज करें, वो मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती। मेरा कहना यह है कि श्रीमान जी 15% के लगभग कांग्रेस ने और इसी के आसपास राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बिहार में उतारे। 4.5% उम्मीदवार सिर्फ आबादी के अनुसार वहां पर जीते। आपका ये क्लेम है कि मुसलमानों को बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, तो आप दूसरे राष्ट्रीय जनता महागठबंधन के उम्मीदवार, जो भी उम्मीदवार थे, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, उनमें आप दखलंदाजी करते, चुनाव लड़ते, लेकिन कम से कम मुसलमान उम्मीदवारों को तो जीतने देते। संजय जी, चुनाव नतीजे आए तो जब रिजल्ट्स आए हैं तो उसमें सिर्फ 3.45% की आबादी राजपूत की है, जो 31 विधायक उनके बने हैं। भूमिहार 2.45 हैं और 11 विधायक बने हैं। वैश्य तकरीबन 2.5-3% है और 26 विधायक बने हैं। तो मुस्लिम समाज में बेचैनी तो जाहिर है कि होगी। देखिए, ऐसा है कि आप जिसका 3.5% का और 5% का और 2% का बात कर रहे हैं, उनका सामंजस्य देख लीजिए और उनका मैनेजमेंट देख लीजिए जी, और उनकी हजारों साल से जो वर्चस्व है राजनीति में, समाज में, उसको देख लीजिए। तो वो इन सब बातों को जानते हैं और वो उनके पास ऐसे प्रबंधन के गुण हैं कि वो सरकार और सत्ता में हमेशा रहेंगे, चाहे जो राजनीतिक पार्टी हो, बगैर उनके आगे काम नहीं चलेगा। वो रहेंगे और उनका वर्चस्व रहेगा। वर्चस्व, वो कभी कहते नहीं ना, कभी दावा नहीं करते कि हम 2.5% हैं, हम 5% हैं। वो स्ट्रेटजी बनाते हैं। ओवैसी साहब क्या करते हैं? मुसलमानों को भड़काते हैं, स्ट्रेटजी नहीं बनाते और ना उनके हित की व्यापक सोच रखते हैं। मुसलमानों का नेता बना रहना और मुसलमानों का हित करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो नेता, अब आप देख लीजिए हमारे यहाँ राजनीति कैसे होती थी। हमारे यहाँ राजनीति जो हुई भारत में, हम 1990 से आप देख लीजिए, जब से परिवर्तन का दौर आया, डराया गया कि आप मुसलमान हो इसलिए हमको वोट दो, नहीं तो दूसरे से आप असुरक्षित रहेंगे। आप दलित हैं इसलिए आप हमको वोट दीजिए। असुरक्षा की भावना पैदा करके भारत की राजनीति पिछले 90 के दशक से आप 2 दशक उधर हो गया और
2 दशक इधर हो गया, 4 दशक, 4.5 दशक से भय की राजनीति चल रही है। अब यही भय दिखाने वाला कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में किया। उसने डराया कि 15% मुसलमान तुम्हारे ऊपर हावी और तुम जो है खो जाओगे, छिप जाओगे, हिंदू जो है वो कहीं का नहीं बचेगा। ये भय की राजनीति, यही प्रक्रिया को देखिए, कोई विचारशील विचार नहीं है, जिस प्रगतिशील विचार नहीं है, विचारशील उनके ओवैसी साहब के वही है कि मुसलमानों को डरा के अपने पास ले आओ। और चूंकि वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि खाली पंचर बनाएगा, खाली चप्पल जोड़ेगा, मतलब कि उसके पास अपने काम से फुर्सत नहीं कि राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझे, तो उसको भड़काने वाली बातें बता दी जाती हैं। लेकिन जो विद्वान लोग हैं, आप जैसे चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा करने का आपका मकसद यही है कि चीजें खुले फूटें और लोगों को विचार करने के लिए मुद्दे मिलें। हम ये बात करना चाह रहे हैं कि ये लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि ओवैसी, बहुत विद्वान लोगों को देखता हूं कि ओवैसी की बड़ी सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रबुद्ध मुसलमान, लेकिन वो इस बात पे भी तो दृष्टि करें कि भाई मुसलमानों का हित केवल आप ही नहीं कर सकते। और यदि आप जो भी ठेकेदार बन रहा है, देखिए एक दृष्टांत याद आता है कि कहीं कार्यक्रम था महिला उत्थान का, स्वामी विवेकानंद उसमें चीफ गेस्ट थे। तो एक सज्जन, अभी भी हमारे समाज में देख लीजिए, पुरुष प्रधान समाज है, महिलाओं की अगर आरक्षित सीट है तो वहां पर पुरुष ही कब्जा करेगा, दस्तखत भी वही कर देता है कई बार। और कई बार बड़े बड़े अधिकारियों के सामने भी सारे अधर्म के काम होते हैं, कदाचार के, कि महिला बैठी है और पुरुष साइन कर रहा, सब चल रहा भाई, तमाम आप प्रधानों में देख सकते हैं। तो वही हाल तब तो और ज्यादा बैकवर्ड था, जागरूकता नहीं थी। तो एक सज्जन बार बार आए कि महिलाओं का उत्थान होना चाहिए, महिलाओं को। तो स्वामी जी ने उनको बुलाया, उन्होंने कहा भाई एक काम करो, अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा आप बीच से हट जाइए। वो टूटा फूटा जैसा भी करें उनको करने दीजिए, सुधार लेंगे। तो वही बात हर जगह जो है सशक्तिकरण के लिए लागू होती है कि अगर आप मुसलमानों का सशक्तिकरण करना चाहते हैं और मुसलमानों को सशक्त बनाना चाहते हैं, या हिंदुओं को सशक्तिकरण करना चाहते हैं और सशक्त बनाना चाहते हैं, तो उनको छोड़ दीजिए, उनको अवसर दीजिए और उनको विचार करने की क्षमता दीजिए। उनको डराइए मत, उनको धमकाइए मत कि आपको फलाने से खतरा है। तो अगर आप डरा रहे हैं तो आप बेईमानी कर रहे हैं, आप नेक नियत नहीं है। और जब आप नेक नियत नहीं है तो आपके ऊपर विश्वास कैसे किया जाए? संजय जी, रास्ता दिखाएं आप। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए, बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया। फिर किसी नए विषय पर आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद जी नमस्कार, थैंक यू। सभी दर्शकों को आपके नमस्कार।